नमो बुद्धाय। सभी को मेरा जय भीम। नमो बुद्धाय सर। हाँ, अभी हमने दो तीन क्लास में समाज के बारे में हमने अध्ययन किया। अभी हम संधि जो होती है, संधि पाली ग्रामर में ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, यानी पोर्शन है। तो हम इसका आज अध्ययन करेंगे। तो पाली में हम देखेंगे तो संधि तीन प्रकार की है। संधि तीन प्रकार की है। एक जो है उसका नाम है स्वर संधि, दूसरा जो है वो व्यंजन संधि, और तीसरा जो है वो निगहित संधि। तो ये हम इसे हम पढ़ने से पहले ये संधि क्या होती है ये हम पहले समझ लेंगे, समझेंगे। तो संधि का मतलब होता है कि दो अक्षरों को जोड़ना, दो अक्षरों को जोड़ना। मतलब इसमें भी दो पद आते हैं। एक पहला पद आता है और दूसरा उसके आगे दूसरा पद आता है। तो पहले पद को कहते हैं पूर्व पद, और जो दूसरा पद होता है उसे हम उत्तर पद कहते हैं। तो ये जो संधि जो है इसका क्या लाभ है, मतलब क्यों संधि करते हैं। तो ये जो व्याकरण का जो भाग जो है, इसमें हर लैंग्वेज में ये जो स्वर होते हैं या व्यंजन होते हैं, जब ये एक हो जाते हैं तो एक नया शब्द बनता है। तो इससे बहुत बड़े शब्द, मतलब लेंथ में बहुत बड़े शब्द बनाने के बजाय शॉर्ट में एक शब्द बनता है। तो इसलिए ये संधि हमें करनी पड़ती है। तो ये जो स्वर संधि है इसका मतलब क्या है, उसके नाम में ही मतलब है कि जो पूर्व पद और उत्तर पद, इसमें जो स्वर आते हैं उनकी ही संधि की जाती है, मतलब उसको ही एक दूसरे को जोड़ दिया जाता है। तो उसके नियम हैं, वो कैसे जोड़ जाते हैं, जुड़ते हैं, जुड़ जाते हैं, उसके भी नियम हैं। वो नियम हम देखेंगे। तो स्वर संधि वो होती है जिसमें पूर्व पद जो होता है उसका लास्ट स्वर, अभी जरा ध्यान से सुनिए, पूर्व पद जो होता है उसका लास्ट आखिरी स्वर, और जो उत्तर पद रहता है उसका पहला स्वर। पूर्व पद का लास्ट स्वर और उत्तर पद का पहला स्वर, इसमें संधि जो होती है वो अलग अलग प्रकार की, या 9 या 10 प्रकार के उसके नियम हैं, हम अभी देखेंगे। तो इसमें संधि होती है, ये आपको अच्छी तरह ध्यान में रखना है। मतलब आप जब भी संधि करने लगोगे या कोई शब्द देखोगे तो उसमें आपको क्या देखना है। जो दो पद होते हैं, तो दो पद का पहला पद जो होता है उसे हम पूर्व पद कहते हैं, और जो बाद में आने वाला जो पद होता है उसे हम उत्तर पद कहते हैं। तो पहले पद का मतलब पूर्व पद का लास्ट वाला स्वर मैं बोल रहा हूं, स्वर, और उत्तर पद का पहला स्वर, इसमें जो संधि होती है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं, और व्हाइट बोर्ड पे अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। ओके। संधि हम इसे कहते हैं। तो तीन प्रकार की संधि होती है। पहला जो है स्वर संधि, दूसरा प्रकार जो है व्यंजन संधि, और तीसरा जो है निगहित संधि, निगहित संधि। तो स्वर संधि जो होती है इसमें हम स्वरों, जो स्वर होते हैं उनकी संधि होती है।
स्वरों की संधि होती है। तो हम देखते हैं, हमने हमारा ये क्लास शुरू होने के बाद पहला ही जो क्लास था, तो उसमें मैंने आपको स्वर सिखाए थे। तो कितने प्रकार के स्वर बोला था मैंने? 8 प्रकार के, 8 स्वर, 8। वो कौन सा है? अ, आ, ई, ई, उ, उ, ए और ओ। ओ। ये 8 प्रकार के स्वर हमने सीखे थे। तो इसमें जिसकी संधि हो जाएगी उसे हम स्वर संधि कहते हैं। ओके। अगर अभी हम देखेंगे यहाँ पे ए, ओ, आ, ई, उ, ए। तो मैं आपको जो स्वर संधि की जो नियम है वो मैं आपको यहाँ पे लिख कर देता हूँ और बताता भी हूँ। तो पहला है पूर्व पद। पूर्व पद में जो स्वर होता है उसका लोप होता है। पूर्व पद में जो स्वर होता है उसका लोप होता है। ये पहला नियम है। हम्म? और दूसरा जो नियम है उसमें जो उत्तर पद का पूर्व पद में जो आखिरी स्वर, ऐसा लिखिए, मतलब वो ज्यादा यहाँ पे आखिरी मतलब लास्ट। और दूसरा जो नियम है उत्तर पद। उत्तर पद में जो पहला स्वर, मतलब वो पहला स्वर तो नहीं होता लेकिन जो अक्षर होता है उसमें का पहला पहला अक्षर का स्वर, ऐसा लिखा तो भी चल। पहला अक्षर में का स्वर लोप होता है। ये आप लिख लीजिए। इसके उदाहरण फिर हम लेंगे। लिख लिया? अभी तीसरा मैं आपको नियम देता हूँ। ये मैं कट करता हूँ। आपने लिख लिया सबने? यस सर। हम्म। तीसरा जो है, कभी कभी दोनों पदों में आने वाले स्वर का लोप नहीं होता है। ओके। ये तीसरा है। हम्म। पहले पूर्व पद का स्वर लोप होता है। 2 नंबर का जो नियम है उसमें उत्तर पद का स्वर, पहला स्वर जो है वो लोप होता है। तीसरे में दोनों पदों में जो स्वर आता है वो लोप नहीं होता।
ऐसा ये तीसरा नियम है। चौथा नियम जो है, पूर्व पद में जो स्वर लुप्त होता है, लुप्त होता है, और उसके आगे, उसके आगे ई, ई या ए स्वर आए तो अनुक्रमे उनका ई का ए, ई का ये ये जो है, ये यहाँ पे ऊ लिखिए, ऊ। ऊ। उनका अनुक्रमे, अनुक्रमे उनका ए या ओ स्वर होता है। ओके, मतलब ई का ए होता है और ऊ का ओ होता है। अगर पूर्व पद में जो स्वर लुप्त होता है और उसके आगे, आगे जो पद है उसका जो पहला अक्षर है वो अगर ई से या ऊ से शुरू होता है तो ई के बजाय वहां पे ए आता है और ऊ के बजाय ओ आता है। ये चौथा नियम है। और पांचवा नियम मैं बताता हूँ। ये अभी ई या ऊ जो है ये उत्तर पद में दिख रहे, अगर ये ई या ऊ अगर पूर्व पद में आए तो क्या होता है, देखिए इसका उल्टा। हाँ, ई या ऊ स्वर के आगे यदि स्वर हो, यदि स्वर हो तो उसका अनु क्रमशः लिखेंगे हम, क्रमशः, क्रमशः मतलब रिस्पेक्टिवली, क्रमशः य तथा व हो जाता है, हो जाता है। ओके, ये पांचवा नियम मैंने आपको बताया। तो पहले तीन नियम हमने क्या देखे, पहले पद का स्वर लुप्त हो गया। दूसरा नंबर का नियम, दूसरे पद का स्वर लुप्त हो गया। तीसरा जो देखा तो दोनों पद में वो लुप्त नहीं हुआ। और चौथा हम अभी देखेंगे तो उसमें पूर्व पद, जो पूर्व पद में जो स्वर लुप्त होता है और उसके आगे ई या उ मतलब ह्रस्व अगर स्वर हो तो उसका क्रमशः ई के बजाय ए हो जाता है और ऊ के बजाय ओ हो जाता है। और पांचवा जो है इसका उल्टा है, मतलब अगर ई या ऊ पूर्व पद में आए, मतलब पहले पद में आए और उसके आगे अगर स्वर हो तो फिर ई का यहाँ पे क्या हो जाता है, य हो जाता है और ऊ का वो हो जाता है। ओके, अभी छठवां नियम जो है,
ए तथा ओ के आगे स्वर, यदि स्वर हो तो कभी कभी उनका क्रमशः य तथा व य तथा व, ये य जो है ये य और वो हो जाता है, जाता है। अभी य और वो जो है वो भी कहा कब होता है, अगर ए और ओ के आगे स्वर हो तो य और वो हो जाता है। अभी हम देखेंगे यहाँ पे, पहले हमने देखा ओ आ देखा, फिर बाद में ई उ आया, रस्व ई उ आया, अभी ए और ओ आ गया। ओके, ऐसा अगर आप ऐसा सिक्वेंसली याद रखोगे तो आपको ये अच्छी तरह समझ में आएगा। ई और उ के आगे स्वर आए तो ए और ओ हो जाता है, और ई या उ स्वर के आगे यदि स्वर हो, हाँ ये लुप्त हो जो होता है उसके बारे में है ये। और ये दूसरे पूर्व पद में, ये उत्तर पद में है, पांचवा। ओके, उसके उदाहरण से हमें अच्छी तरह से वो स्पष्ट हो जाएगा। तो ये छह जो रूल्स है उसके अनुसार हम अभी उसके उदाहरण देखेंगे। तो सबसे पहले जो रूल है ये क्या है, पूर्व पद में स्वर का लोप। ओके, तो उसका उदाहरण जो है, तो यहाँ पे दिए है उदाहरण, मतलब देखिए अभी, श्रद्धा, और ये पूर्व पद है, और ये उत्तर पद इंद्रिय यहाँ पे दिया है, इंद्रिय। ओके, तो ये धा जो है, पूर्व पद का जो धा जो है, इसमें जो स्वर है उसका क्या होगा, लोप होगा। मतलब ऐसा, स प्लस ध, क्योंकि ये आधा है ना ध, तो ये मैंने आधा लिख दिया। और ये जो द है ये भी आधा है, तो ये मैंने उसका पाव मोड़ दिया, तो ये आधा द हो गया। और जो इस दा को कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है, आ स्वर जुड़ा है, तो ये है आ। तो सद्दा शब्द का विग्रह इस तरह हुआ, मतलब स प्लस आधा ध, आधा द, और लास्ट में किसका उच्चार आता है, आ का होता है, सद्धा। तो ये पूर्व पद का स्वर आ गया। ओके, अभी हम दूसरा जो पद है, उत्तर पद, इसे देखेंगे। तो ये क्या है, ई है। ओके, ये तो खुद ही स्वर है, तो इसका विग्रह की कोई बात ही नहीं। और इंद्रिय जो है, तो वो हम जैसे है वैसे ही लिखेंगे, क्योंकि हमें उसका कुछ काम नहीं है, उस पर कोई प्रक्रिया करनी नहीं है। हमें प्रक्रिया कौन किस में करनी है, पूर्व पद का लास्ट स्वर आ, और उत्तर पद का पहला स्वर जो है वो ई, ये दोनों की हमें संधि करनी है, हमें इससे काम है।
हमारा नियम जो है वो इस पर काम करेगा, पहला नियम। तो हम क्या कहते हैं, पूर्व पद में स्वर का लोप। तो यहाँ पे पूर्व स्वर का पूर्व पद जो है सद्धा, उसका स्वर कौन सा है, आ है। इसका क्या हो गया, लोप हो गया, मतलब उसको हमने निकाल दिया। तो फिर अभी कैसा इसका शब्द बनेगा, संधि बनेगी। तो ये स जो है जैसा है वैसा ही लिखा। ये भ जो है आधा, ये द भी हमने आधा जो है वो ले लिया। ये आधा द और ध को ई जोड़ना है। अभी अभी ओ तो निकल गया है ना, तो अभी ई जोड़ना है। तो ई कैसा जोड़ेंगे, तो वो वेलांटी जो होती है ना, ऐसे ये ई इसे जोड़ दिया, मतलब संधि कर दी ई की। ये आधा द और द के साथ संधि, तो क्या हो गया, सद्धि। ये ई भी अभी चला गया यहाँ से, यहाँ पे उसे वेलांटी के रूप में हमने जोड़ दिया, तो ये ई भी चला गया। तो फिर आगे क्या रहा, इंद्रिय। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, दी। तो सद्देंद्रिय। पूरा शब्द क्या हुआ, सद्देंद्रिय। सद्धिन दिय। दिय। तो ये इसकी क्या हो गई, संधि हो गई। ओ और ई का पहला जो हमारा नियम जो है उसके अनुसार पूर्व पद में जो स्वर होता है लास्ट वाला, और उत्तर पद में पहला जो स्वर होता है उसमें संधि होती है। तो पहला नियम है, तो पहले जो पद है उसका स्वर का लोप हो जाता है और दूसरा जो है उसे जोड़ दिया जाता है। तो सद्धिन दिय, ये उसकी संधि हो गई। मतलब क्या हुआ इसका, सद्धिंद्रिय मतलब श्रद्धा इंद्रिय, इसका मतलब हो गया। ओके। उसी तरह हम और सारे शब्द देख सकते हैं। सर। तत्र प्लस इमे, तत्र प्लस इमे। तो यहाँ पे हम देखेंगे त्र और ई, इससे हमें संधि करनी है। तो पहला जो नियम है उसके तहत अनुसार ये त्र क्या है, ये तो आधा और र, इसका अगर ये कर दे तो ओके। क्या बोलते हैं उसे, हलंत क्या म्हणतात? नहीं नहीं हलंत नहीं, नहीं ना। विग्रह। अच्छा। हाँ, विग्रह हमने कर दिया त्र का, और ई जो है ये ई यहाँ पे लिख दिया। ओके। ये त्र, ये जो है और यहाँ पे अ भी आएगा। ओके, त्र जैसा। तो इसकी अभी संधि करनी है। तो ये जो यहाँ पे जो अ आता है लास्ट वाला, इसका क्या हो गया, लप, लोप हो गया। अभी ये जो है ई, हमें त्र को जोड़ना है, मतलब ये आधा तो और रो को जोड़ना है। तो ये त्र हो गया, और ई जोड़ना है तो उसको क्या आएगी, विलांटी आएगी। ओके। तो तत्री, ये हो गया यहाँ पे। ओके। ये तो जो है वो जैसा है वैसा ही लिखा। ये त्र का क्या हो गया, त्रि हो गया, और ई हमने ये विलांटी के रूप में यहाँ पे जोड़ दिया। तो बाकी क्या रहेगा, में रहेगा। तो क्या हो गया, इसको में को जैसा है वैसा ही हम इधर जोड़ देंगे। तो क्या हुआ, तत्री में। तत्री में मतलब तत्र इमे, मतलब आ, तत्र मतलब वहां पे, वहां ये मतलब तिथे हे, ऐसा हिंदी या मराठी में उसका ये हो जाएगा। तो ये त्र जो है ना, ये आपको उसका विग्रह करना आना चाहिए। त अधिक र अधिक अ, ऐसा है ये त्र।
तो ओ जो है लास्ट का, इसका क्या हो गया, लोप हो गया। ओके। और लोप होने के बाद ये जो ई जो है, ये ई, इसको जोड़ दिया तो क्या होता है, ये तत्री होता है। और ये तो जैसा है आगे का वो वैसा ही लिखा, और यह शेष जो है वो भी ऐसा लिखा। तो तत्र इमे मतलब तत्री में, ये पहले नियम के अनुसार मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ। तो उसमें क्या है, पूर्व पद का जो स्वर होता है उसका लोप हो जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके। और दूसरा उदाहरण हम लेंगे। सर, हाँ। सर पहिल्या ह्याच्यामध्ये आपण इंद्रिय शब्द घेतो, त्याचा तो इंद्रियाचा तो जो आपण रचा शब्द आहे, तर त्याचं तर आपण काय करायचं तर म्हणजे तो तो राहणार की तो नाहीच होणार त्याच्यात? इंद्रिय कुठला? असणार की इंद्रिय असणार? पहिला आपण शब्द घेतला होता, सद्धा इंद्रिय घेतला होता आपण, श्रद्धा, आणि इंद्रिय प्लस. सॉरी, य, हा. ओके, हा. असंच म्हणतात ना. हा. हा, बरोबर. चल, आता संधी करत असताना त्याचा आपण फायनल शब्द घेतला होता सद्धिंदीय. तर हा. सद्धिंदीय, तर तो याचा द्री जो रचा जो उच्चार येतो, तर तो नाहीसा होतो की तो ठेवायचा सर? हा. नाही ना, हा सद्दिन इंद्रियच आहे ना हा शब्द, हा, अच्छा, नाही. हा. इंद्रिय नाही ना. अच्छा सर, सुरुवातीला इंद्रिय होतो लिहिल्यावर म्हणे तो, मग आप डाऊट नाही झाला ना, सर. तो इंद्रिय हा. मी तो लिहिला असेल, पण तो हा. इंद्रिय हा. नाही, तो इंद्रियच आहे, हो. सद्दिंद्रिय. मग ठीक आहे सर, ओके. हा. ओके. इंद्रिय करून घेतो. हम्म। अभी हम देखते हैं दूसरा शब्द, भिक्खुनी। भिक्खुनी, ओ वादो। ओके। ओ वादो। अभी हम यहाँ पे देखेंगे, पहला जो नियम है, तो ये भिक्खुनी का लास्ट अक्षर क्या है, नी है। और उत्तर पद का पहला अक्षर क्या है, ओ है। तो इससे हम बाहर निकालेंगे नी प्लस ओ, क्योंकि संधि हमें इनसे करनी है। ओके। और बाकी शेष जो अक्षर है वो जैसे है वैसे ही रहेंगे। ओके। अभी ये नी कैसा है, ये न प्लस ई है। ओके। और ये जो ओ जो है, ये स्वर जैसा है वैसा ही है। ओके। तो हमारा पहला जो नियम है, पूर्व स्वर का लोप हो जाता है, मतलब ये ई नष्ट हो गया। तो फिर ये न जो है, ये किससे जोड़ा जाएगा, ये न का पैर यहाँ पे मोड़ा जाएगा। ये न किसको जोड़ा जाएगा, ओ को जोड़ा जाएगा, तो वो क्या होगा, नो। ओके। तो ये ओ भी गया। ओके। क्योंकि ओ हमने ये मात्रा के रूप में इसको नो, नो को जोड़ दिया, तो नो हो गया। अभी यहाँ पे हम देखेंगे, नी को भी हमने खत्म कर दिया, ओ को भी खत्म कर दिया, और ये दोनों की संधि होकर क्या बन गया, नो बन गया। तो ये नो, ये यहाँ पे उसको जोड़ देंगे। शेष शब्द क्या है, भिक्खु, ये यहाँ पे नो जोड़ दिया, भिक्खु भिक्खुनो नो वादो. वादो। ओके। ये इसकी संधि हो गई। अगर ये शब्द आपके पढ़ने में आया तो आपको ये पता होना चाहिए, आप क्या करेंगे, भिक्कुनो वादो। हाँ, ऐसा अगर दिया तो हम क्या करेंगे, भिक्खु का कहना, भिक्खु का जो वाद है वो है। लेकिन एक्चुअली में भिक्खु का नहीं, तो ये भिक्खुनी का है। ये आपको कब पता चलेगा, अगर आपकी संधि का अगर नियम आपको अच्छी तरह मालूम है, याद है, तभी आपको ये समझेगा। नहीं तो आप भिक्खुनी के बजाय भिक्खु कर देंगे, क्योंकि ये नो आपको क्या लगेगा, प्रत्यय लगेगा। नहीं क्या, मतलब भिक्खु का वाद, नो का मतलब होता है छठी या चतुर्थी। ओके। तो ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। इसलिए जरा ध्यान से ये आप पढ़िए। ओके।
अभी ये नो ही प्लस एतंग। ओके, अभी किसकी संधि करनी है हमें? ही और ए की। तो ही क्या है? आधा ह प्लस ई और प्लस ए। ओके, तो पहले पद में जो ये है ही जो है, इसका ई गया और ये जो है ये ह को जोड़ दिया, तो वो क्या हो गया? हे। ओके, हे हो गया। और ये ए भी चला गया क्योंकि ए को हमने मात्रा के रूप में जोड़ दिया। तो ये नो जो है वो जैसा है वैसा ही इधर रहेगा, और ये हे जो है यहाँ, ये इस दोनों के बजाय ये हे आएगा, और तो जो शेष है वो भी यहाँ पे लग जाएगा। नो हे तंग, मतलब नो ही हे तंग, ऐसा इसका मतलब संधि हो जाती है। ओके, समझ में आया आपको पहला नियम? यस सर। किसी को हाँ, सर। किसी को समझ में नहीं आया हो तो हाथ ऊपर उठाइए। बहुत ही आसान है, इसमें कुछ कठिन नहीं है। ओके, दूसरा जो नियम है क्या है? अभी हमने पूर्व पद का जो स्वर है उसका लोप किया था। अभी हमें क्या करना है? उत्तर पद मतलब दूसरे पद का जो पहला जो स्वर आता है उसको लोप करना है, मतलब उत्तर पद का पहला अक्षर का स्वर, अक्षर का स्वर मतलब पहला स्वर ही है। ओके, तो हम अभी उसका उदाहरण कर लेंगे। सो प्लस अपी, इसकी हमें संधि करनी है। तो सो जो है ये कैसा हुआ? इसका विग्रह आधा स प्लस ओ। ये सो कैसा बना? आधा स लिया और उसको ओ स्वर जोड़ दिया, तो वो सो हो गया। ओके, तो ये स्वर को हमने बाहर निकाला सो से। और आगे क्या है? अपी है, तो अपी में पहला ही जो शब्द है वो क्या है? स्वरी है, अ, और प्लस पी। तो हमारा दूसरा नियम क्या कहता है कि उत्तर पद का पहला स्वर, मतलब ये उत्तर पद का पहला स्वर, इसका क्या होगा? लोप होगा। पहले हम क्या करते थे? पूर्व पद का जो स्वर आता था उसका लोप करते थे। अभी दूसरा नियम जो है वो उत्तर पद का पहला स्वर का लोप हो गया। ओके, तो ये स जो है आधा, उसको ओ जोड़ दिया तो वो सो हो गया। ओके, तो ये जो अलोप तो हो गया, तो बाद में शेष क्या रह गया? पी। पी रहेगा। तो तो पी ये हो पी जाएगा। जैसा है वैसा ही हमने यहाँ पे लिख दिया। लेकिन आप कहेंगे ओ प्लस पी क्यों नहीं होता सर? ये संधि कर सकते हैं ना हम। तो आप करके देखिए, नहीं होगा, क्योंकि ओ प्लस पी, ये पी को तो पहले से ही वेलांटिया है, तो ये ओ उसको कैसे लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि इस पी को पहले से ही स्वर जुड़ा हुआ है ई, और दूसरा स्वर नहीं जोड़ सकते। तो ये जो पी है वो वैसे के वैसे यहाँ पे आएगा, और ये जो आधा स है उसको ओ जोड़ दिया, तो सोपी, ये संधि हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? सो अपी मतलब भी वो भी, ऐसा उसका मतलब होता है। ओके, सोपी मतलब विग्रह किया तो क्या होता है? सो अपी। यतो, अभी दूसरा उदाहरण लेंगे। यतो प्लस उदकम। यतो उदकम, यतो का मतलब होता है जहां से, जहां से, जहां से मतलब
मराठी में हम जेथुन करते हैं, जेथुन। उदक का मतलब होता है जल, पानी। ओके, यतो प्लस उदक। तो दूसरा जो नियम है वो क्या है? तो ये पूर्व उत्तर पद का ऊ जो है स्वर, उसका क्या हुआ? लोप हो गया। ओके, तो ये यतो प्लस उदकन है। तो यतो, अभी यतो, और ये दकंग रह गया, तो ये जैसा है वैसा उसको जोड़ दिया। ये तो तो दक्कन। क्या शब्द हो गया? यतो ये तो दकंग। दक्कन। ये जहां से पानी निकलता है, आता है, जाता है, ऐसा हम कह सकते हैं। यतो दतंग मतलब यतो उदकंग, ऐसा। और ततो व, ततो एव, ये भी है एक, ततो एव। तो दूसरा नियम क्या है? उत्तर पद का पहला जो ये स्वर है उसको हटा दिया, तो क्या हो गया? ततो व, मतलब ततो मतलब म्हणून, म्हणूनच, व ये लग गया। एव का मतलब एम्फेटिक होता है ना, उस पे जोर दिया जाता है। ततो व मतलब वही, ऐसा, या उसके कारण ही, या वहां से ही, ऐसा इसका मतलब होता है, ततो। ओके, अभी यहाँ पे द्वे इमे, द्वे इमे, ये शब्द आपको आया होगा। द्वे इमे अंता उपचितेन न सेवितब्बा, सेवितब्बा, ये भगवान बुद्धा का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो इसमें देखिए, द्वे इमे जो है, इसमें ई जो है दूसरे पद का, ये अगर दूसरे नियम के अनुसार लुप हो गया तो क्या होगा? द्वे में हो गया, द्वे में। तो हम देखते हैं पाली सुत्त में ये द्वे ई में ऐसा नहीं दिया है, तो द्वे में दिया है। द्वे में अंता, मतलब ये दो अंत जो है, द्वे ई में अंत है, वो प्रभु जी से के द्वारा नहीं सेवन करना चाहिए, ऐसा इसका मतलब होता है। तो ये दूसरा नियम है। ओके, और एक लेता हूं, आकाशे ईव। अभी ये दूसरा ई ये हो गया, तो क्या हो गया? आकाशे व, आकाशे ईव मतलब आकाश जैसा। तो आकाश से व अगर हम देखेंगे तो उसका मतलब हो गया आकाश जैसा। तो आपको पाली त्रिपिटक में सुत्त में जो शब्द आएंगे वो क्या, कैसे आएंगे? उसकी संधि होकर आएंगे। तो आपको उसको विग्रह करके ठीक तरीके से उसका आपको ट्रांसलेशन करना है। ये सही बात है। नहीं तो हम आकाशेव, ततोव, सोपी, मतलब इसका क्या मतलब होता है? अगर संधि का नियम नहीं मालूम तो फिर हमारी अड़चने बहुत आ सकती है। ओके, अभी तीसरा जो नियम है वो क्या है? कि दोनों पद का जो स्वर जो है वो क्या होता है? लोप नहीं होता। ओके, जैसे कि लता ईव, तो ये ता का और ये ई का, ता का मतलब ताबे का आ, और ई का लोप नहीं होता, तो जैसा है वैसा ही ये लता ईव, ऐसा ही शब्द आ जाएगा। तो इसमें दोनों का, दोनों स्वर का, दोनों पद में का जो स्वर है उसका लोप नहीं हुआ है। ओके, अभी अभी बहुत ही महत्वपूर्ण नियम जो है चौथा, और ध्यान से सुनिए। ओके, वो वो क्या है? पहले पद, पहला जो पद होता है उसमें से अगर उसका स्वर लोप हो गया, और उसके आगे ई
या ऊ स्वर आया तो ई के बजाय हम क्या लेंगे, ए, और ऊ के बजाय ओ लेंगे, ऐसा। ओके। अभी मैं उदाहरण देता हूं, यहाँ पे तस्स प्लस ईदम। ओके, तस्स प्लस ईदम। अभी यहाँ पे देखिए, ये जो तस्स जो है इसका अगर हमने विग्रह किया तो क्या होगा, ये त प्लस आधा स प्लस आधा स प्लस अ प्लस ई, और ये आखिरी का दंग, जैसा है वैसा लिख दिया हम। ओके। तो हमें अभी क्या करना है, नियम के अनुसार, अगर पूर्व पद में अगर स्वर आया है तो वो कौन सा है, अ। अगर ये लुप्त हो गया, अगर ये लुप्त होता है तो उसके आगे जो ई आता है, स्वर ई आता है, तो इसके बजाय हमें क्या करना है, ए लेना है, ए लेना है। ओके। तो हम वैसा ही करेंगे, देखेंगे। ये तस्, ये अभी इसका मैं संधि कर देता हूं, ये तस स ए प्लस दंग। ओके। अभी ये जो आधा स जो है उसे ए जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तस्से, तस्सेदं। तस्से दंग। ये दंग जो है ये यहाँ पे जोड़ दिया तो क्या हुआ, तस्से दंग। ओके, आया समझ में। अगर पूर्व पद में जो अ आता है स्वर, आपको इसमें विग्रह करना आना चाहिए। संधि आपको अगर करनी है तो शब्द का विग्रह मतलब उसको डिवाइड करना आना चाहिए। वो कैसे बना ये आपको पता होना चाहिए, और मैं ये आपको बता भी रहा हूँ कि कैसे होता है। ओके। तो ये तस्य दें, तस्य दंग ये हो गया। ओके। अभी दूसरा हम उदाहरण लेंगे, वाम, वाम प्लस उरु, ये है। ओके। तो ये चौथा नियम के अनुसार हम देखेंगे, अभी वाम का जो म का जो अ है, मतलब ये म कैसा बना, आधा म प्लस अ। तो ये अ जो है ये लुप्त होता है, और उसके जगह क्या आता है, उरु आता है और ऊ होता है। हाँ, ये उसके सॉरी, ये जो ऊ है। ओके, एक मिनट। हाँ, ये जो ऊ है, तो हमारा नियम क्या है, अगर ऊ आया उत्तर पद में, पहला ऊ जो है, अगर ऊ आया तो उसके बजाय हम क्या लेना है, ओ लेना है। तो ये ऊ के बजाय हमने ओ लिया नियम के अनुसार, और रू को जैसा है वैसा ही लिख दिया, ये ओ को हमने निकाल दिया। ओके। तो ये क्या हो गया, वा म, ये आधा म जैसा है वैसा ही लिख रहा हूं मैं, प्लस ओ रू। तो ये आधा म को ओ स्वर जोड़ दिया तो क्या होगा, वा म को वामुरु। आधा आधा म को ओ जोड़े तो क्या हो गया, वा मो रू। क्या हो गया, वामोरु। ये इसकी संधि हो गई। तो ये दो उदाहरण मैंने दिए। चौथा नंबर का जो नियम है, अगर पहले पूर्व पद में से उसका अगर लास्ट का स्वर लुप्त होता है, और उसके आगे अगर पूर्व पद उत्तर पद में ई या उ आता है स्वर, तो उसके जगह ई के जगह ए होता है और ऊ के जगह ओ होता है। तो ये दोनों उदाहरण हमने यहाँ पे लिए हैं। एक तस्, ये ईदंग आया है इधर, और ये ऊ भी आया है। ये दोनों उदाहरण लिए हैं।
ओके, और एक उदाहरण लेंगे ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। हाँ, वो जो उदाहरण है दूसरा, अति प्लस ईव। ओके, अति प्लस ईव। अभी हम देखेंगे, ये अति का जो है, ई जो है हमें लुप्त करना है, टी का। ये अ प्लस त प्लस ई, ये ती का विग्रह किया तो ये त प्लस ई होगा, ती प्लस उत्तर पद में का, हाँ, ये ई और ये व, ऐसा। तो यहाँ में ये ई का लोप हो गया। ये ई लोप होने के बाद, स्वर ये लोप होने के बाद उसके आगे क्या आ रहा है, ई आ रहा है। तो हम ये ई जैसा है वैसा ही इसको नहीं मिला रहे। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, चौथे नियम के अनुसार ई के बजाय क्या जोड़ रहे हैं, ए ले रहे हैं उसके जगह। ओके, तो अ प्लस त प्लस ए प्लस व, ऐसा हो गया अभी। तो ये तो जो है आधा, उसे ए जोड़ दिया तो क्या बनेगा, ओ प्लस टे, और ये प्लस वो। अभी इसको अगर हमने जोड़ दिया तो शब्द क्या बन गया, अतएव। ओके, ये इसकी संधि हो गई। अतएव का मतलब होता है अति इव, मतलब बहुत जैसा, बहुत जैसा, ऐसा, अतएव। हम्म? हम मराठी में भी बोलते हैं ना, अतीव, अतीव मतलब बहुत सारा, ऐसा बोलते हैं ना। ओके, ये ये ई का एक उदाहरण दिया, और दूसरा उदाहरण मैं अभी ऊ का दे रहा हूँ, वो बी उदकम। ओके, तो ये वी क्या है, आधा व, उससे ई जोड़ दिया स्वर, और ये उ प्लस द प्लस कम। अभी हमें क्या करना है, ये ई का लूप हो रहा है चौथे नियम के अनुसार, और उसके आगे उ आया तो उसके उ के बजाय हमें क्या लेना है, ओ। ओके, तो ये वो आधा जो है, ये वो आधा प्लस ओ, ये उ के बजाय, और ये द प्लस कम। तो वो प्लस वो आधा, वो आधा और ओ, ये क्या हो गया, ओ हो गया, और ये द, और ये क, वो द कम। ये ऐसा इसका उदाहरण। ये 4 नंबर का जो नियम है उसके मैंने आपको उदाहरण दिए हैं। ओके, अभी जो पांचवा जो नियम है, क्या है पांचवा नियम, अभी हमने देखा ये ई और उ, ये कहाँ आ रहे थे, उत्तर पद में आ रहे थे। अभी अगर ये ई और उ अगर पूर्व पद में आए, हम्म, ये ई और ओ ये पूर्व पद में आए, पद में ई और उ, और उत्तर पद में स्वर आए, स्वर आए, तो क्या होता है, तो हमें ये ई का क्या होता है, ये ई का क्या होता है, यो होता है, और ऊ का क्या होता है, वो होता है। ये नियम है चौथा, नहीं पांचवा नियम। ओके, तो अभी उसका उदाहरण देखेंगे। देखो, हम स्वाक्षात स्वाक्षातो लिखते हैं ना, स्वाक्षातो, स्वागत लिखते हैं, तो वो कैसे बनता है देखिए।
यहाँ पे अगर मैंने लिखा सु आगतम, आगतम, ओके, सु आगतम। तो अभी ये देखिए ई और उ कहाँ पे आ रहा है, पूर्व पद में आ रहा है। इसके पहले मैंने वो कहाँ पे आ रहा था, उत्तर पद में आ रहा था, मतलब दूसरे पद में आ रहा था। अभी पहले पद में आ रहा है। तो स प्लस उ प्लस, और उसके उ के आगे क्या आ रहा है, फिर से स्वर आ रहा है। उत्तर पद में स्वर आए तो ये आ प्लस, इसको इससे हमें कुछ लेना नहीं है, तो ये जैसे है वैसे ही लिखेंगे। ओके, स प्लस उ प्लस। अभी यहाँ पे हमारा नियम क्या कहता है, अगर उ आए पूर्व पद में तो उससे क्या करना है, वो करना है। तो हम आधा स ये, और ये उ के बजाय वो करेंगे, और ये आ तो गया, तो गतम। ओके, तो स आधा और वो क्या होता है, ओ सॉरी, यहाँ पे आ रहेगा ना, सॉरी, ये आ जैसा है वैसा ही रहेगा। तो ये आधा स्व, आधा स को वो जोड़ गया, तो वो क्या हो गया, स्व हो गया। ओके, सो हाँ, करेक्ट सर, बरोबर, हाँ, करेक्ट है सर। हाँ, और ये फिर से आ प्लस ये गतम। तो ये स्व को आ जोड़ गया, तो वो क्या हो गया, स्वा हो गया, और ये गतम जैसा है वैसा है। तो स्वागतम ये शब्द कैसा बना है, संधि से, सुआगतम, मतलब अच्छी तरह आ आ आ गए, आ गए, अच्छी तरह से, उत्तम तरीके से आ गए। हम हमारे मेहमान से करते हैं ना, स्वागत करते हैं, तो ये उसका मीनिंग क्या है, वो अच्छी तरह से आए हुए है। ओके, तो स्वागत, ये ऐसा पांचवा जो नियम है उसका ये उदाहरण है। ओके, और ई का हम उदाहरण, ये ऊ का दिया लिया हमने उदाहरण, अभी ई का लेंगे, तो वी आकतो, वी आकतो। तो ये जो व है, ये आधा व, इससे ई जोड़ दिया तो ये वी हो गया, प्लस आ प्लस कतो। ओके, अभी नियम क्या कहता है, ये ई के बजाय क्या करना है, हमें य लेना है ये। तो आधा व प्लस य प्लस आ प्लस कतो। तो ये आधा व और य क्या हो गया, व्य हो गया, ऐसा व्य। ओके, प्लस आ प्लस कतो। तो ये व्य प्लस आ क्या हो गया, व्या, और ये कतो जैसा है वैसे ही, व्या कतो। उसे ही वह पाली में नहीं है, इसे वो ब बनता है, तो हम उसको क्या कहते हैं पाली में, व्याकतो। ओके, ये ई का उदाहरण हो गया, और ये ऊ का उदाहरण हो गया। ओके, ये क्या है, ऊ का उदाहरण ये, और ये ई का उदाहरण। 5 नंबर का जो नियम है उसके तहत ये हमने आपको बताया है। ओके, अभी ये ई और ऊ तक आए हम, अभी आपको ए और ओ को भी देखना है। तो वो 6 नंबर में आता है, 6 नंबर का जो नियम है उसमें, उसमें क्या है, अगर ए तथा ओ, इसके आगे अगर स्वर हो,
जैसे हमने देखा ना, पहले क्या देखा, ई तथा उ के आगे अगर स्वर हो, ये हमने अभी देखा, अभी अभी देखा। लेकिन ई उ के आगे क्या है, ए और ओ है, तो उसको भी हम देखेंगे। ए तथा ओ के आगे अगर स्वर हो तो क्या करना है, तो उसी तरह ए का क्या होगा, य होगा, और ओ का वो होगा। जैसे हमने यहाँ पे देखा, ई का क्या होता है, ए होता है, और ऊ का क्या होता है, ओ होता है। सॉरी, ये नहीं है, ये तीसरा नियम है, ये चौथा नियम नहीं। ओके। ए तथा ओ, ए, य, ओ। ओके, अभी इसके हम उदाहरण लेंगे। ते प्लस अज। ओके, तो ये ते क्या है, तो आधा तो प्लस ए प्लस अज। अभी ये ए के आगे क्या आया, स्वर अ आया, तो नियम क्या बताता है, ये ए के बजाय आपको क्या लेना है, ये य लेना है। तो ये आधा तो प्लस य प्लस अज। ओके। ओके, ये आधा तो और ये क्या हो गया, त्यो हो गया, और ये अज। ये हाँ, ये ओ यहाँ पे लोप हो गया यहाँ पे, तो क्या हो गया, तज, त्यज। ओके, त्यज। ये ओ का क्या होता है, ए का क्या होता है, य होता है, और ओ का वो होता है। ओके, तो त्यज, ये ऐसा त्यज हो गया। उसी तरह सो अहंग, तो क्या होगा, सो का क्या है, स प्लस ओ। ओके, प्लस अहंग। ओके, अभी ओ का क्या होगा, वो होगा। ये यहाँ पे दिया है मैंने नियम। तो ये आधा स प्लस व प्लस हंग, ये अ यहाँ से निकल गया, तो ये हंग। ओके, तो ये स प्लस ओ का ओ, हाँ, ये और रह ही जाएगा, ये ओ। एक मिनट मैं फिर से लिखता हूँ, स प्लस व प्लस ओ प्लस हंग। तो ये स व स्व प्लस अ प्लस हंग, और ये स्व और अ हो गया, क्या हो गया, स्वा हो गया, और ये हंग जैसा है वैसा ही है, स्वाहंग। मतलब सो अहंग, मतलब वो मैं, ऐसा उसका मतलब होता है, वो मैं। ओके, उसी तरह में अयंग भी होता है, में अयंग, में अयंग, मतलब यह मैं यह, ऐसा इसका मतलब होता है, मैंने यह, ऐसा। तो ये म आधा, ये ए प्लस अयंग, तो ये ए का क्या होगा, य होगा,
तो आधा म प्लस य प्लस अ प्लस य, तो म्य, ये म्य हो गया, आधा म और ये प्लस अ प्लस य। अभी म्य को अ जोड़ दिया तो म्या यंग, ऐसा ये म्य को ये अ जोड़ दिया तो म्या यंग, ये ऐसा हो गया। तो इसी तरह म्या यंग अगर आपको शब्द आए पढ़ने में तो आपको समझना है कि ये में अयंग है, ऐसा। जैसे कि भगवान बुद्ध ने इसमें कहा है, ये धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में कहा है, क्या कहा है, म्या अयंग अधिगतो धम्मो गंभीरो पणितो अवितक्क विचारो। मतलब मैं अयंग अधिगतो धम्मो, मतलब मेरे द्वारा यह म्यायंग, ऐसा इसका मतलब मेरे द्वारा यह धम्म जो अधिगतो मतलब पाया है, प्राप्त किया है, वो क्या है, गंभीर है, अवितक्क करने वाला है, मतलब उसमें कोई दूसरा विचार आने वाला ही नहीं है। पणी तो सबसे उत्तम है, ऐसा भगवान बुद्ध का एक सेंटेंस है। न्यायं अधिगतो धम्मो गंभीरो, गंभीरा है मतलब गंभीर है, ऐसा इसी तरह। ओके, तो इसी तरह ये स्वर संधि है, ये क्या है, स्वर संधि है। अभी ये मैंने आपको 6 नियम मैंने बताए, इससे भी ज्यादा और है, तो वो मैं आपको सिर्फ उसके नियम बताता हूँ और एक एक दो दो उदाहरण लेता हूँ। ओके, तो एक 10 मिनट में हम वो कंप्लीट करेंगे। अभी आप वो लिख लिए नियम। हाँ, क्या है, अति, अति या इति या पति के ती के पश्चात जब कोई स्वर आता है, जब कोई स्वर आता है तो वह तो वह कभी कभी, कभी कभी च हो जाता है। च में, ये डबल च है, च में परावर्तित होता है, परिवर्तित, वर्तित होता है। मतलब जब भी ये अति, इति और पति शब्द आएंगे तो ये उनके जो ये ती जो है, इसके पश्चात जो उसके आगे, उसके बाद में अगर कोई स्वर आता है तो उस स्वर का क्या होता है, डबल च हो जाता है। जैसे कि अभी यहाँ पे देखेंगे हम, अति प्लस एति, अति प्लस एति, ये एति है जो है ना, ये वर्ब है, ए का एति का मतलब होता है जाना। जाना, अति एति मतलब और ज्यादा जाना, मतलब आगे बढ़ना, ऐसा इसका मतलब है। तो अभी ये ती जो है, अति का ती जो है, इसके बदले में इस क्या नियम है, इसके आगे अगर कोई स्वर आए तो ये स्वर आ गया ये, तो क्या होता है, तो ये ती का क्या होता है, डबल च बन जाता है।
तो अ प्लस ये ती का क्या होगा, च, ये प्लस ए प्लस ती। ओके, तो ये जो च है उसकी ये स्वर से के साथ संधि हो गई, तो क्या होगा, अ चे अच्छेती, ये इसका उदाहरण है। मतलब से आगे बढ़ना, मतलब गांव से आगे बढ़ना, घर से आगे बढ़ना, ऐसा। अति एति, एति का मतलब जो होता है जाना, इसका रूट जो है वो तो ई है, लेकिन इसका स्टेम ए होता है, फिर ये व्याकरण उसको जाने दो। इसका इतना ही रखो, याद रखो कि इसका मतलब होता है जाना, आगे बढ़ना। ओके, अच्छे थी मतलब आगे बढ़ना। और और एक उदाहरण, अति प्लस अंत, अति प्लस अंत, तो ये नियम के अनुसार ये ती का क्या होगा, च होगा। ये अ हमने यहाँ पे लिखा, ओके। तो ये जो अ है, तो ये च को जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, च हो गया। और ये बाद में त, तो क्या हो गया, अचंत, अचंतम। ओके, अचंतम मतलब क्या है, अत्यंत हम बोलते हैं ना मराठी में, अत्यंत अत्यंत, या मराठी में बोलते हैं या हिंदी में बोलते हैं अत्यंत, मतलब बहुत सारा, ये। ओके, अति अंत। ओके, ये कितवा नियम है मैंने बताया आपको, सातवां नियम बताया ना। हेलो। हाँ, 7वां नियम बताया सर आपने अभी। हाँ, अभी आठवां नियम लीजिए, लिख लीजिए। कभी कभी, कभी कभी पूर्व पद, पूर्व पद, पूर्व पद का स्वर दीर्घ हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। कब होता है, जब उत्तर, उत्तर पद का स्वर छोड़ दिया जाता है, मतलब लुप्त हो जाए, छोड़ दिया जाता है, दिया जाता है। ओके, मतलब दीर्घ हो जाता है, रस्व का दीर्घ हो जाता है। तो जैसे कि लोकस, लोकस प्लस इति, लोकस इति। तो ये जब हम उत्तर पद का स्वर छोड़ देते, मतलब ये उत्तर पद है इति, तो इसका ई जो हमने अगर छोड़ दिया, उसको कट कर दिया, तो ये पूर्व पद का जो स जो है, ये क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। मतलब अ का दीर्घ क्या है, आ, तो ये क्या हो जाएगा, लोकसा ती। ये ती जो है ऐसे, जैसे का वैसा है। ये लोकस साथी ये शब्द आता है ना, ये कौन से वंदना में आता है शायद ना, पुण्य खेतंग, हाँ, लोकस साथी, ऐसा कहते हैं ना हम। कौन से वंदना में आता है, नहीं मालूम। हर सब लोग तो हमेशा कहते हैं ये वंदना बुद्ध वंदना में आता है, या धम्म वंदना में आता है, या संघ वंदना में आता है। क्या है पुण्य खेतंग, क्या है, हाँ संघमित्रा सर, जी बोलिए। संगवंदना में आएगा, संगवंदना में आता है, हाँ, संगवंदना। लोकस्थाती। हाँ, क्या लोकस साथी क्या,
तर अनुत्तरं कुल्यकेतं लोकसाति। हाँ, तो ये लोकसाथी कौन से वंदना में आता है ये मैं कह रहा हूँ, आप संघवंदना बता। में आता है संघ सर। वंदना में आता ना, सुपटी पन्नो भगवतो सावक संघ। यस यस यस, संघ वंदना में आता है। ओके, वही मैं बोल रहा हूँ। तो अभी ये इसका मतलब क्या है, लोकस्य इति, मतलब ये जो संघ है, ये लोक का क्या है, पुण्य का क्षेत्र है, ऐसा उसका मतलब होता है। ओके, लोकस्याति। अभी आ, हम साधु प्लस इति ऐसा भी करते हैं ना। हाँ, तो ये जो ई अगर यहाँ पे लुप्त हो गया, ये साधु हमारा कैसा होता है, ये पहला उकार होता है साधु, ये कर दिया तो ये धू का ऊ का क्या होगा, दीर्घ होगा, ये नियम के अनुसार पूर्व पद का स्वर दीर्घ हो जाता है। तो ये हम ऐसा लिखेंगे, साधु ती, ये ई का लोप हो जाए, साधुति। और कभी कभी हम इसे यहाँ पे अपस्ट्रोफी देते हैं, साधुति, ऐसा मतलब साधु इति, ऐसा ये जो नियम है ऐसा। ओके, तो इतना बहुत हो गया आपको आज के लिए। और दो चार नियम है, अगर आपको बताएंगे तो आपका कंफ्यूजन हो जाएगा। ओके, टाइम भी हो रहा है। तो ये संधि का नियम है। अभी अगले मतलब कल हम व्यंजन, सॉरी निगहित का ये लेंगे, निगहित और व्यंजन दोनों संधि लेंगे। ओके, और अगर वक्त कम पड़ गया तो और एक क्लास लेकर हम उसको फिनिश कर देंगे, मतलब खत्म कर देंगे। ओके, पूरा कर देंगे उसको। तो अभी इसमें संधि में आपको क्या, कोई किसी को कोई डिफिकल्टी है, ये संधि समझना है तो आपको स्वर मालूम होना चाहिए, कितने स्वर है। दूसरी बात, आपको विग्रह करते आना चाहिए। ओके, और विग्रह करने के बाद नियम के अनुसार उसको तोड़ जोड़ करना आना चाहिए। ओके, मतलब संधि करना आना, ये तीन बातें जो है ये आपको आवश्यक है। ओके, तो विग्रह कैसे करते हैं, एक बात ध्यान में रखिए, कौन सा भी शब्द लीजिए, कौन सा ही शब्द लीजिए, वो कभी भी स्वर के बिना नहीं बनता। कौन सा भी शब्द लीजिए, व्यंजन जो होता है वो व्यंजन आधा रहता है। मतलब अभी मैंने अगर ये भगवा का लिखा, भगवा, तो ये जो भ ग वा, ये तीन जो अक्षर है, ये बिना स्वर के नहीं बने बने हुए हैं। तो भ में अ स्वर आया है, तो उनकी व्यंजन क्या है, उसमें आधा भ है। और ग में भी अ स्वर आया है, क्योंकि उसका व्यंजन क्या है, आधा ग है। और वा में भी, वा में इसका स्वर का क्या आया है, आ आया है, और उसका व्यंजन क्या है, वो आया। तो व्यंजन हमेशा आधे रहते हैं ये। और उसको जब स्वर जोड़ा जाता है तभी वो अक्षर बनता है, तभी वो अक्षर बनता है। ये भ को अ जोड़ने के बाद ही वो भ बन गया, ग को अ जोड़ने के बाद ही ये ग बन गया, वा को आ जोड़ने व को आ जोड़ने के बाद ही ये वा बन गया। ये आपको मालूम होना चाहिए, मतलब व्यंजन को स्वर जोड़ने के बाद ही अक्षर बनता है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अभी किसी को कुछ इसमें कोई शंका है या कठिनाई है, कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी।